मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, पर पहले ही बता दूँ कि इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं है। शायद इसको एंडिंग ही नहीं है। ये कहानी है ऐसे संस्थाओं की जिन पर हमें पूरा विश्वास करना चाहिए, पर उन्होंने एक साथ मिलकर एक लड़ाई शुरू कर दी है। लेकिन इस युद्ध में ना टैंक्स हैं, ना फाइटर जेट्स और ना ही आर्मी। ये लड़ाई है सरकारी संस्थाओं और भारतीय मीडिया की, भारत के लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ। ये है इंफॉर्मेशन वॉर। इस इंफॉर्मेशन वॉर की वजह से बीते 7 सालों में लाखों लोग मरे और रोज मर रहे हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। बहुत लोगों को ये कहानी नहीं सुननी तो वो नाटक करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता कि ये लड़ाई कभी रुकेगी भी या नहीं, पर मैं ये बता सकती हूँ कि इस बात का एहसास मुझे कैसे हुआ। कई बार आप गहरी नींद से जागते हैं और आपको एहसास होता है कि आप एक युद्ध के बीच में हो, और वो व्यक्ति हूँ मैं, हम सब। मेरा नाम है अपर्णा महादानी। मैं एक फिल्म मेकर हूँ। मेरे पति भूषण भी फिल्म मेकर हैं। मैं अपनी 10 साल की बेटी सारा और सास ससुर के साथ रहती हूँ। बिल्कुल एक आम मिडिल क्लास फैमिली। हम दोनों मेंटल हेल्थ पर बेस्ड हमारी फीचर फिल्म पर पिछले 2 सालों से काम कर रहे थे, और तभी जनवरी 2020 में भारत में भी कोविड पैंडेमिक के रूप में फैलने लगा। हमें अपनी फिल्म का काम बंद करना पड़ा। अब हम टाइम पास के लिए घंटों टीवी देखने लगे और सोशल मीडिया पर वक्त बिताने लगे। तब एक बात का एहसास हुआ कि हम तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ तो सही नहीं है। लॉकडाउन में हमें इस इंफॉर्मेशन वॉर के पहले सिग्नल्स मिले। भारत में कोरोना का पहला केस जनवरी 2020 में आया। चीन में लॉकडाउन लग चुके थे और पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग रहे थे। फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप भारत आया। लगभग 1.25 लाख के करीब लोगों को उसके स्वागत में शामिल किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की तो जैसे धज्जियां उड़ गईं। मार्च 2020 में भारत में सबसे कड़ा लॉकडाउन लगाया गया। समय जैसे थम गया था। फिल्म्स और टीवी सीरियल्स की शूटिंग भी बंद हो गई। टीवी पर अब सिर्फ रिपीट टेलीकास्ट ही चल रहा था। देखने के लिए अगर कुछ फ्रेश कंटेंट था तो सिर्फ न्यूज़ चैनल से पता चल रहा था कि लॉकडाउन बहुत ही स्ट्रिक्ट है और पुलिस लॉकडाउन को बहुत ही कड़ाई से ले रही थी। एक तरफ भारत सरकार विशेष विमान भेजकर विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस ला रही थी, तो दूसरी ओर मोदी जी घर में फंसे लोगों के मनोरंजन का ध्यान रखते हुए हर हफ्ते नए नए टास्क दे रहे थे। कभी थाली पीटना तो कभी दिए लगाना। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं
तभी एक न्यूज हर न्यूज चैनल्स पर हावी होने लगी कि तबलीगी जमात, जो कि एक इस्लामिक धार्मिक संगठन है, भारत में जानबूझकर कोरोना फैला रहा है। Good evening and welcome. The Tablighi Jamaat Markaz of Nizamuddin in Delhi has become the biggest coronavirus super spreader. But still the organizers are unrepentant. They have broken every law of this country. They have been spreading hate against the lockdown. And they have told their followers to do everything possible to defy and defeat the national lockdown. 28 मार्च की वो तारीख जब कोरोना वाली जमात के दिमाग में जहर घोलकर मौलाना साद क्वारंटीन में चला गया था, मगर तारीखें गुजरी और आज 28 अप्रैल है। मौलाना साद अब तक कानून के सामने नहीं आया है। इस दौरान जमातियों ने देश भर में उत्पात मचाया, कोरोना फैलाया। हरकतों को देखकर शक यही गहरा रहा है कि कहीं कोरोना फैलाने की घटना सोची समझी साजिश तो नहीं। आज पहला हफ्ता पूरा होने जा रहा है। आज इस लॉकडाउन का 7वां दिन है। देश में कोरोना की दहशत और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज हम इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोरोना को फैलाने वाले तबलीगी जमात की। मुझे तो इसमें कुछ बड़ी साजिश लग रही है। ऐसा फील हो रहा है कि ये जानबूझ के किया गया है। कुछ संक्रमित लोगों को इसमें लाने की भी बात आ सकती है। ये प्री प्लान्ड भी हो सकता है। अब तक भारत अपने संयम और संकल्प से कोरोना वायरस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहा, लेकिन इस दीवार को पिछले कुछ दिनों में एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया, और ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। And the other big story, as the Delhi police digs deeper into the Markaz super spreader case, a new report has now hinted that the congregation at Nizamuddin Markaz was part of a sinister plot to spread the virus. The Delhi police status report filed in the Delhi High Court clearly states that the Markaz and its chief Maulana Muhammad Saad deliberately, willfully, negligently and malignantly disobeyed clear direction against religious assemblies due to the COVID threat. सारे न्यूज चैनल 24 घंटे बस यही डिस्कस करने में लगे थे कि कैसे ये पूरी जमात आतंकवादी और एंटी नेशनल है। ये सब इस तरह से न्यूज चैनल्स पर देखना बड़ा ऑफेंसिव लग रहा था। सच जानने के लिए हमने न्यूज की असलियत की छानबीन ही शुरू कर दी, क्योंकि उस वक्त और कुछ हमारे प्रोफेशन से जुड़ा करने को था ही नहीं। 7 घंटे में लॉकडाउन कर दिया, लेकिन उसके बाद में जो माइग्रेंट लेबर का इशू हुआ, उसको छिपाने के लिए पूरा तबलीगी जमात, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि तबलीगी जमात के बारे में नहीं बात करना है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करना है, वैसे तबलीगी जमात के बारे में भी बात करना है। लेकिन ऐसे भी काफी इश्यूज आए जहाँ हिंदू टेम्पल्स में भी स्प्रेड हुआ है, मगर उसके बारे में इतनी बात नहीं होगी। वो तबलीगी जमात, क्योंकि वो एक कौम को टारगेट करना है, और वो कौम को टारगेट करने से एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा मिलता है, तो इसलिए वो एक बड़े पैमाने पे हर चैनल वही करेगा, यानी 24 घंटों में से एक मेजॉरिटी ऑफ टाइम उसके ऊपर हर चीज उसकी एक बिल्कुल छोटी छोटी चीज को फॉलो करेंगे। सो वो प्रोपेगेंडा होता है। भारत के बड़े शहरों में करोड़ों माइग्रेंट वर्कर्स, जिनकी रोज कमाने खाने वाली दिनचर्या थी, लंबे खिंचते लॉकडाउन से बेचैन हो गए। थोड़े बहुत बचाए पैसे लॉकडाउन में खर्च हो गए। शहरों में कमाने खाने को कुछ था नहीं। उन्होंने वापस अपने गांव जाना ही उचित समझा। उनके घर थे 1000-1500 किलोमीटर दूर, और सभी ट्रेन और बसेस बंद थी। सरकार दूसरे देशों से भारतीयों को लाने के लिए प्लेन्स भेज रही थी, पर इन मजबूर लोगों के लिए ट्रेन बसेस नहीं चला पा रही थी। मजबूर होकर ये माइग्रेंट लेबर्स पैदल ही अपने गांव चल दिए। कितना दिन तो बोला वो और रोकने के लिए, हाँ इतना दिन के बाद गाड़ी खुलेगा, लेकिन आज तक खुला नहीं। इसके लिए हम लोग जा रहे हैं, खाने के लिए कुछ भी है नहीं, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। क्या करेंगे, इधर मरने के लिए आया तो नहीं ना। कुछ न्यूज चैनल्स इनकी तकलीफों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मगर ज्यादातर न्यूज चैनल्स अभी भी तबलीगी जमात पर ही जमे थे। This is a family of 5 and they have 3 little children, and I'll show you, come here.
This is a small cycle. This is a small cycle on which a child is sitting, one is walking and one is the mother is carrying. And this family of 5 has to walk about 300 kilometers to get home. And you can just imagine how difficult their journey is going to be on this cycle, under this scorching sun, without much food, water. ऐसा है कि सब चीजों मोदी जी ने जो किया ना, बढ़िया किया, हमारे लिए सही किया है, हमारे लिए तो बढ़िया किया आपने। हम तो ऐसा कि चलो भोग लगे जैसे करेंगे से कर लेंगे हम, पर वो तो एक जगह बैठे ना कम से कम। अरे उनको कम से कम सोचना चाहिए कि कम से कम परेशानी जैसे गरीब आदमी है उनको कुछ करें तो करना तो चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे जैसे भी होगा, हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान हैं। अब जी हम बच्चे हम कैसे करेंगे बताओ हमें आप। यहाँ से भगा दिए, यहाँ से जाके यहाँ से भगा देंगे, अब जाएंगे कहाँ से? जाके अम्बाला से आ रहे हैं हम, अम्बाला से आ रहे हैं। 6 दिन हो गए यार, 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी, 500 रुपये टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। सही है जैसा है वो तो एक जगह बैठे हैं ना, एक जगह मिल रहा खाने के लिए उनको दिए। सरकार को इतना तो मजदूरों को घर तो भेजना चाहिए, अभी कोई नहीं चल रहा है इधर। सरकार ये भी तो ऑनलाइन बोला, जिसके पास गरीब मजदूर है उसके पास मोबाइल कहाँ से आएगा, कहाँ से ऑनलाइन टिकट करवा सकता है? कम से कम इतना तो करना चाहिए कि काउंटर से नहीं तो किसी से मतलब दिलवाना चाहिए टिकट। What makes these stories even more heartbreaking is the fact that some of them never reached home. Dozens have died because of exhaustion or in accidents on highways like this. पर जब हमने अपना इंफॉर्मेशन का सोर्स न्यूज चैनल से बढ़ाकर सोशल मीडिया की तरफ किया, तो जो सच सामने आ रहा था वो बहुत ही दर्दनाक था। करोड़ों अपाहिज, बेसहारा, बीमार, छोटे भूखे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज तपती गर्मी में पैदल ही हजारों किलोमीटर बस चलते जा रहे थे। इस बार भारत सरकार के साथ साथ भारत के लोगों का भी एक नया रूप सामने आया। लोग अपने घरों से खाना, पानी, दवा, जूते, चप्पल जो जिससे बन पड़ा लेकर इन मजदूरों की मदद में लग गए। समस्याएं भी दयनीय। पहुंच जाएंगे आप, रोइए मत, पहुंच जाएंगे। सरकार ने तो जैसे हाथी खींच लिए भैया की तरफ से। रोइए मत, आप परेशान ना होइए, आप पहुंच जाएंगे घर ना। अरे पागल हो क्या? खा लीजिए, आप पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। ये क्या खा रहा है? अरे मर जाएगा यार। तू एक काम कर, सुन, वो सामने गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ जाके बैठ, खाना देता हूँ तेरे को। कब से खाना नहीं खाया? पैसे दे रहा हूँ, खाना खा ले पहले। ये जो सामने आपको मीट दिख रहा है रोड पे पड़ा हुआ, शायद कोई जानवर मर गया है, ये इसको कुत्ता खाने जाएगा अभी। आई वॉज ऑन माई वे टू दिल्ली, तो मैंने ये देखा, ये आदमी खा रहा था। तो आपको भी कोई रास्ते में दिखता है तो हेल्प कीजिए, और गवर्नमेंट को भी ये वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए। अपनी मरी हुई माँ के साथ खेलता बच्चा सड़क पर मरे हुए जानवर को खाते उस इंसान को देखकर लगने लगा कि ऐसी भयावह स्थिति पैदा करने वाली सरकार कैसे और क्यों चुन ली हमने। मगर भारत सरकार के मंत्री कह रहे थे, और मुझे याद है भारत का पहला पेशेंट 30 जनवरी को आया, लेकिन उसके पहले महीना भर मोदी जी हर कैबिनेट मीटिंग में ये बताते थे कि ये संकट गहरा है, सारे दुनिया में आ सकता है, हमें तैयारी करनी चाहिए, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। यह होता है जनता के लिए प्यार होने वाला नेतृत्व। न्यूज चैनल्स के पास अभी भी तबलीगी जमात के सिवाय और कोई समस्या ही नहीं थी देश में। पर तभी न्यूज आई,
Bombay High Court has quashed the FIRs against foreigners who attended the Tablighi Jamaat congregation. The Bombay High Court has said that there was a big propaganda in the media against foreigners attending the Jamaat congregation. An attempt was made to create a picture that they were responsible for spreading COVID-19 in India. The High Court was hearing a petition filed by 29 foreign nationals who were booked under various sections of the IPC, the Epidemic Diseases Act, the Maharashtra Police Act, the Disaster Management Act and the Foreigners Act for allegedly violating tourist visa conditions by attending this congregation. Now, let's go across to Saurav Gupta, who's been monitoring this High Court hearing. So, Saurav, some very strong words from the Bombay High Court, going so far as to say that a political government tried to find a scapegoat where there was a pandemic ongoing. मीडिया सरकार को बचाने के लिए झूठ बोल रहा था, मगर सिर्फ मीडिया ही झूठ नहीं बोल रहा था। 15 जून 2020 को चीन की सेना भारत में घुस आई और उन्होंने 20 भारतीय सैनिकों को मार डाला। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन ने लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। जब रक्षा मंत्री से इसके बारे में पूछा गया तो जरा इनका जवाब सुनिए। घुसपैठ क्या, जो हमारी जानकारी है वो एलएसी के कुछ जो पहले बहुत दूर एक्सरसाइजेस किया करते थे, वो कुछ एलएसी काफी नजदीक वो आ गए हैं। लगभग जो मुझे बतलाया गया 10-12 किलोमीटर दूरी पर हैं एलएसी से टुवर्ड्स चाइना। और काक दो स्थानों पर उनकी पेट्रोलिंग पार्टी भी आ गई थी। गलवान घाटी में भी जानकारी मिली है कि कुछ स्थानों पर आए थे, फिर वहां पर फेसअप हुआ था, फिर चले गए थे। जहां पर पहले नहीं थे कुछ स्थानों पर उन्होंने अपने टेंट्स वगैरह लगाए हैं। ऐसी स्थिति है। मगर तब तो हद ही पार हो गई जब 56 इंच की छाती को ठोकने वाले हमारे मोदी जी ने साफ इनकार ही कर दिया कि हमारी सीमा में तो कोई आया ही नहीं। और तो और उन्होंने चीन का नाम तक नहीं लिया। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस कुछ अलग ही दिखा रही थी। There is clarity on the extent of the Chinese army incursion in the Galwan region of Ladakh. NDTV has accessed historic documents on what the Chinese claim to be their claim line in the area in 1960. Now satellite images which NDTV has procured indicate that they have gone 433 meters ahead of that right into Indian territory. इसका मतलब सिर्फ मीडिया ही नहीं, सरकार भी, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी झूठ बोलते हैं। सबको नमस्कार, मेरा नाम टुंडुक है और मैं लेह लद्दाख का एक निवासी हूँ। अभी मैं ठीक लेह टाउन में बैठा हुआ हूँ और जहाँ पे देश भर से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। ये बात सच है कि मीडिया वालों को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति नहीं है, तो वो इसी लेह टाउन में बैठ के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को गलवान घाटी के पहाड़ बताते हैं और लेह सिटी में बैठ के ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठ के गलवान वैली गूगल मैप पर सर्च करें तो ये 218 किलोमीटर यहाँ से गलवान का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो देश की मीडिया देश को ग्राउंड जीरो से 2018 किलोमीटर दूर बैठ के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे हालात में देश की मीडिया देश को क्यों गुमराह कर रहा है, देश को क्यों झूठ बोल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। ऑन द अदर साइड, यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए किसी से भी पूछ लीजिए, हमारे से पूछ लीजिए, वो ये मानते हैं कि चाइनीज इंट्रूजन हुआ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री फिर देश को झूठ बोल रहे हैं कि चाइनीज इंट्रूजन नहीं हुआ है। तो एज अ लद्दाखी और एज एन रिस्पॉन्सिबल इंडियन citizen, I would like to request to the Indian Prime Minister and the national media to please tell the truth to the people of this nation. Thank you very much.
remember them well. If you ever meet them, don't hesitate. Der eine wahrhaftige Weltmann-Shows-Partei sein. Und zweitens, Sie wollten, Herr... Stop thinking and follow me, cried Hitler. I will make you masters of the world. And the people answered, Heil! Stop thinking and believe in me, bellowed Mussolini, and I will restore the glory that was Rome. And the people answered, Duce, Duce. Stop thinking and follow your God Emperor, cried the Japanese warlords, and Japan will rule the world. And the people answered, Banzai, Banzai. Each system was alike in that the constitutional law-making bodies gave up their power. The Reichstag in Berlin, the House of Deputies in Rome, the Diet in Tokyo. And these elected representatives became collections of stooges, rubber stamp organizations. Applauding on cue the words of the leaders. Each system did away with free speech and free assembly. Each system did away with a free press and substituted a press controlled by the party. Through their ministries of propaganda, each took complete control of the theater, the movies, the radio. Every cultural activity and every channel of information was controlled by the most important members of the party. इस लॉकडाउन ने पढ़ने के लिए बहुत समय दिया। घर में पढ़ी हुई हर किताब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान मैंने हिटलर की लिखी हुई किताब माइन काम्फ पढ़ी। हिटलर ने यह किताब तब लिखी थी जब वह जेल में था। इसी किताब में उसने प्रोपेगेंडा को एक सिस्टमैटिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की बात कही थी और प्रोपेगेंडा के इस्तेमाल के 5 सूत्र रखे थे। इन्हीं 5 सूत्रों को बिग लाई के नाम से जाना जाता है। पहला, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, इमोशंस से खेलो। दूसरा, कुछ जुमलों और आइडियाज को बार बार दोहराते रहो। तीसरा, किसी भी कहानी का एक ही पहलू दिखाओ। चौथा, विरोधियों की बहुत निंदा करो। और पांचवा, बदनामी करने के लिए एक दुश्मन का चयन कर लो। हिटलर अपने माइन काम्फ में लिखता है, The first duty of the propagandist is to win over people who can subsequently be taken into the organization. And the first duty of the organization is to select and train men who will be capable of carrying on the propaganda. The second duty of the organization is to disrupt the existing order of things and thus make room for the penetration of the new teaching which it represents, while the duty of the organizer must be to fight for the purpose of securing power, so that the doctrine may finally triumph. चांसलर बनने के बाद उसने जोसेफ गोबल्स को अपना प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया। गोबल्स प्रोपेगेंडा को एक नई ऊंचाई पर ले गया। जोसेफ गोबल्स ने सारे अखबार, रेडियो और सिनेमा पर कब्जा कर लिया, क्योंकि अनपढ़ भी रेडियो सुन तो सकता ही था। जोसेफ गोबल्स ही वह व्यक्ति था जिसने नाजी नेशनलिज्म को पूरे जर्मनी में फैलाया। भारत में भी आज सिचुएशन सेम है। हमारी सरकार भी आज भारतीय मीडिया के जरिए अपना नेशनल एजेंडा आगे बढ़ा रही है। एक ऐसी सरकार आई है जिसको ये चाहिए, जिसकी एक ऐसी टेंडेंसी या प्रोपेंसिटी है कि भाई सब मेरी तरह ही सोचेंगे। जो ये नेशनलिज्म है, उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ नेशनलिज्म, हालांकि मुझे नेशनलिज्म से थोड़ा परहेज जनरली है, लेकिन इनका नेशनलिज्म तो इज अनहेल्दी नेशनलिज्म ऑन ड्रग्स। और जिस पॉलिटिकल फिलॉसफी और आइडियोलॉजी और जो आइडियोलॉग्स हैं इस पार्टी के, उनका टेंडेंसी भी रहा है कि एक अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ आइडलाइज करते हैं वो ऐसे लोगों को, ऐसी विचारधारा को। आप अगर बंच ऑफ थॉट्स पढ़ें गुरुजी की, आपको दिखेगा, और आप कई स्पीचेस देखें, जो आरएसएस है, जो मदर लोड है बीजेपी का, उसकी एक इस टाइप की पॉलिटिकल फिलॉसफी है ऑफ अथॉरिटेरियन।
गुरु गोलवलकर अपनी किताब वी और आवर नेशनहुड डिफाइन में लिखते हैं, टू कीप अप द प्योरिटी ऑफ द रेस एंड इट्स कल्चर, जर्मनी शॉक्ड द वर्ल्ड by her purging the country of the Semitic races. The Jews, race pride at its highest has been manifested here. Germany has also shown how well nigh impossible it is for races and cultures, having differences going to the root, to be assimilated into one united whole. A good lesson for us in Hindustan to learn and profit by. आज भारत भी नाजी जर्मनी जैसा ही दिखाई दे रहा है और भारतीय मीडिया जोसेफ गोबल्स की तरह काम कर रहे हैं। जहां गोबल्स ने जूस को गद्दार और जर्मनी का दुश्मन घोषित किया था, वहीं आज के भारत के मीडिया ने मुसलमान और सरकार से सवाल पूछने वालों को गद्दार घोषित करना शुरू कर दिया है। जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा, उसका नामो निशान छोड़ेंगे नहीं। अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे मेरे भाइयों। आज तुम्हें त्रिशूल दी गई है, 1100 त्रिशूल दी गई है, साथ ही साथ जितने लोगों के हाथ में त्रिशूल नहीं है, आप सब लोग भी तलवार खरीदने का काम करो। हर हिंदू के हाथ में तलवार होने की आवश्यकता है। हर हिंदू के हाथ में। आज का हिंदू सुनने वाला नहीं है, फोड़ने वाला हिंदू है। मैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी गणों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हर वो नौजवान को AK-47 की शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। देश की रक्षा के लिए हर वो नौजवान को AK-47 चलाने की शिक्षा देने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला जो युद्ध होगा वो पत्थर और तलवार से नहीं होगा, वो बम और गोली से होगा। हमें किस धर्म में हमारा जन्म हुआ है? कौन सा धर्म है हमारा? हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। बाकी के जो हर जन्म में पाप करते हैं, उनका जीवन ही पाप करने के लिए होता है। वो गोल टोपी वाला होता है। मोदी जी, हाथ जोड़कर निवेदन, जो फ्रीडम आपने हमारी आर्मी को दिया है, हमें भी एक 10 मिनट के लिए फ्रीडम दे दे। 10 मिनट के लिए हमें फ्रीडम दे दे। नो अरेस्ट, नो FIR। बात अपने मन में एक बात बिठा लो कि आज से मैं 1 रुपए की भी चीज खरीदूंगा तो हिंदू के पास से खरीदूंगा। मैं 1 रुपए की कोई भी चीज वस्तु या खरीदूंगा, वो हिंदू के पास से खरीदूंगा, इन देशद्रोहियों से नहीं खरीदूंगा। आज भारत में सरकार नाजी सरकार की तरह काम कर रही है और मीडिया जोसेफ गोबल्स की तरह। तो सबसे पहले मुसलमानों को और सरकार से सवाल पूछने वालों को मीडिया और सरकार एंटी नेशनल बुलाने लगी। नाजी जर्मनी में भी बिल्कुल ऐसा ही जूस के साथ हुआ था। किसी न्यूज चैनल को किसी भी व्यक्ति पर एंटी नेशनल का ठप्पा लगाने का अधिकार किसने दिया? Listen with a capital L. Abbas, I am calling you out today. I'm going to call out all anti-nationals today who lie at a time like this. I'm asking them to prove to me tonight. I'm asking Royden Roach next. Royden, prove to me tonight. These were migrant workers. I'm going to call out all anti-nationals who speak against national interest at a time like this. And I'm asking you now, prove to me these were migrant workers who are wanting to go home. Prove to me, Royden. Your turn. आपके जो चट्टे बट्टे जो बैठे हुए ना कम्युनिस्ट, इनको भी समझा दीजिए कि जरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन को बात करने दो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हूँ, सवाल पूछने की कुव्वत हमें दी गई है। और सवाल जवाब देने की कुव्वत भी रखता हूँ। आप जैसे लोग, आप जैसे लोग जो खाते जेल के पैसे किए और गाते पाकिस्तान किए, गाते पाकिस्तान के आप लोग, गाते पाकिस्तान के, क्योंकि आप जैसे कहना ये है, ये जितने भी अभी आपने जो लाइब्रेरी में दिखाया है, जितने भी पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं,
जामिया हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे साइंस बाग हो, सब जगह स्लीपर सेल एक्टिव हो चुके हैं। इनकी तहकीकात करनी चाहिए और तहकीकात करके इनको सजा मिलनी चाहिए। खेमा ये कह रहा है कि विक्टिम बनाया जा रहा है मुसलमानों को। दूसरी बात है, देखिए इनके पास ये विक्टिम कार्ड इतना पुराना हो चुका है कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारी गिरफ्तारी हुई है कि अब नो वन गिव्स अ डैम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वी डोंट गिव अ डैम टू इट। और ये आतंकवादियों को मत बुलाया करिए, ये जो आतंकवादी है ना ये सारे पाकिस्तानी हैं, ये पैसा लेते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान से पैसे पे घर चलता है इनका, ये ऐसे देशद्रोही लोग हैं। नहीं, आपके बच्चे भी आपकी तरह गिद्ध ही होंगे, आपके और आपके गिद्ध बच्चे जो है उनको लेकर आप जाइए, मंडराइए वहां पर, अभी मुझे बोलने दिया। क्यों लोग मुसलमान बन जाते हैं, हम हिंदुओं के खिलाफ हो जाते हैं, हम हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ हो जाते हैं? क्या ये देश अपना नहीं मानते? और अगर अपना नहीं मानते हैं, इस तरह की अराजकता करते हैं, तो हमारे देश में मैं माननीय मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी से, भारत सरकार से और शासन प्रशासन जो हमारे देश का है संविधान से सबसे ये मांग करता हूँ कि हमारे देश में इन अराजकता करियों को, मतलब जो अराजकता करते हैं, इन सबको एक ही कानून सीधे सीधे सार्वजनिक मौत दी जाए ताकि अराजकता हमारे देश से खत्म हो जाए। और ये आतंकवादी ये बैठे हुए ना, ये शोएब जमई जैसे लोग और ये जो आतंकवादियों के समर्थक है, इन सबको खुली चेतावनी है। ये आरएसएस को, बजरंग दल को, इन सबको बदनाम करते हैं। अगर हम हिंदू असहिष्णु हो गए ना, सच में असहिष्णु हो गए, तो जगह नहीं बचेगी ना। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, रास्ता खाली करवा रहे। ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। A shocking video that surfaced on Monday shows Junior Finance Minister Anurag Thakur chanting incendiary slogans at a BJP election rally in Delhi. In the video, Thakur, who's seen as one of the promising next-gen leaders of the BJP, can be seen urging the crowd to chant the slogan, "Shoot down all traitors," while campaigning for BJP's Manish Chaudhary. Anurag Thakur is part of the finance team headed by Nirmala Sitharaman, which will be presenting the union budget on February 1st, at a time when the economy is widely seen to be reeling under the crippling combination of high inflation, low growth, and massive unemployment. ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है, कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। दूसरा काम सरकार ने ये किया कि CAA और NRC नाम से एक कानून लाया जो नाजी जर्मनी के नुरेमबर्ग लॉज की याद दिलाता है। जॉन ऑलिवर इसको बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। Because remember those protests that I showed you earlier? They were sparked by a very controversial act. The government's planning to publish a nationwide register of citizens. Everyone would be forced to provide documents to prove they're Indian. Those who can't would be considered illegal immigrants. Only non-Muslims would be protected under the new citizenship law. It's true, Modi and his party may be about to strip millions of Muslims of citizenship. And they did it in a diabolically clever two-step way. First, they announced they'd be rolling out a National Register of Citizens, or NRC, where everyone would need to provide documents proving they were Indian citizens, something that many people, particularly the poor or illiterate, simply do not have. Now, that alone did not target Muslims, but here is the second part. Modi's government also introduced something called the Citizenship Amendment Bill, or CAB, which granted citizenship to undocumented people if they were from basically any religious minority but Muslims. So to recap, the NRC kicks everyone who's undocumented off the citizenship rolls, and the CAB lets everyone back on except Muslims. CAA NRC का पूरे देश में विरोध होने लगा। तीसरा काम जो सरकार ने किया वो ये कि इन्होंने डिटेंशन कैंप्स बनाना शुरू कर दिया। These citizenship laws have had a huge impact across India, with many understandably terrified, especially as the government is now building detention camps for all the illegal immigrants that they are creating.
And there is a cruel irony for some of those building the camps. It's a detention camp in the making. About 450 laborers working on its construction since December. Among them, Nayaz Ali, who might very well end up living here once it's completed. I am very worried because my name didn't come up in the final list of National Registry of Citizens. I don't know what will happen next. I work here during the day and think about my future at night. Yeah, that man is building a detention center that he may end up inside. That is simply the most nauseating thing that I have seen tonight. ये भी नाजी जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप्स के जैसा ही है, मगर तभी कोरोना भारत में आया और सब प्रोटेस्ट और सरकार के CAA NRC के प्लान चौपट हो गए। अब मीडिया सरकार की गलतियां छुपाने में लग गया और तब से आज तक मीडिया सरकार की गलतियां छुपाने में लगा है। सत्ता के पक्ष में अगर कोई लहर चले और उसकी रफ्तार दिन पर दिन तेज होती चली जाए, ऐसा होना अपने आप में एक अनहोनी है, लेकिन इस अनहोनी को होनी में बदल देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ, If the country thinks there is one man who can take them home when it comes to this face-off with China, it is the Prime Minister. They trust him overwhelmingly in the current situation. आप डोनाल्ड ट्रंप फादर ऑफ इंडिया कह रहे हैं, तो मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि अपने सवाल को आज कैसे फ्रेम करके पूछूं अतुल अंजान से। आप कुछ ना पूछिए, उत्तर वही मिलेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अतुल अंजान जी इस बात पे अंदर ही अंदर बौखलाए हुए होंगे, बड़ा गुस्सा होंगे, लेकिन अब सवाल है कि गर्दन किसकी पकड़ी जाए इस पर अंजान साहब। कोविड-19 ने दुनिया के तमाम शक्तिशाली नेताओं की बहुत बड़ी परीक्षा ली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बहुत अच्छा काम किया है और इसकी तारीफ अब पूरी दुनिया कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय पोलिंग एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया भर के कई नेताओं की अप्रूवल रेटिंग इस दौरान जारी की है। इस पोल के मुताबिक, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक भारत के 74% लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर यकीन है और इस मामले में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी अगर अप्रूवल रेटिंग्स की बात करें तो पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग लेने वाले नेता हैं, जिनकी रेटिंग लगातार ऊपर गई है। एक कविता के साथ इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उनका प्रकृति प्रेम दिखा। प्रकृति और पशु पक्षियों से प्रधानमंत्री मोदी के प्यार की एक अनूठी तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रकृति और पशु पक्षियों से गहरा लगाव रहा है। आप सभी जानते हैं कि प्रकृति के प्रति जो प्रेम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो किसी से छिपा नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति से प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये वीडियो पीएम के राष्ट्रीय पक्षी मोर के अटूट संबंध को भी दिखाता है। पीएम मोदी का मोर प्रेम। हमारा द शेयर साइज एंड द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी विल मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू डू व्हाट हिटलर डिड इन जर्मनी। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये करना नहीं चाहते, और कुछ हद तक they have been able to brainwash people. See, Nazis did not start with concentration camps. They started with soft bigotry. आप अगर ये बोले जी नाजी से कंफर्म, यार तुम लोग तो हिस्टेरिकल हो, तुम लोग तो अलार्मिस्ट हो, कहाँ नाजी जर्मनी, कहाँ है कॉन्सेंट्रेशन कैंप, तो उनको थोड़ी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिटलर चलो कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाओ, ऐसा नहीं हुआ था। धीरे धीरे वहां तक पहुंचे थे और जो पहले कुछ प्रोसेसेस थे वो यहाँ पर चालू हो गए हैं। आज का भारतीय मीडिया आपको इस स्टोव पर रखे मेढक जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर आने वाला वक्त और खराब था, शायद उतना खराब जितना अफगानिस्तान में तालिबान का समय था। जब हम एक मेढक को उबलते पानी में डालते हैं तो वो भाग जाता है, क्योंकि पानी पहले से ही गर्म होता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि मैं यहाँ मर सकता हूँ। लेकिन हम अगर उसी मेढक को ठंडे पानी में डालें और धीरे धीरे पानी गर्म करें, तो वो अपनी सारी ताकत बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट करने में लगा देता है और जान बचाने के लिए भाग नहीं पाता और मर जाता है। The end.
सोवियत अफगान युद्ध के बाद 1996 से 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान पर राज किया। तालिब का मतलब है विद्यार्थी। तालिबान ने उन 5 साल के राज में अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। वो अफगानिस्तान में शरिया कानून लगाना चाहते थे, मगर सबसे ज्यादा उन्होंने जिन्हें प्रताड़ित किया वो थे स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी और स्त्रियां। तालिबान ने सारे सिस्टम्स तोड़ दिए। भारत में भी आज कुछ ऐसा ही चल रहा है। CAA NRC के खिलाफ कई सारी यूनिवर्सिटीज के छात्र आंदोलन कर रहे थे। जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकले चलना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को पता लगे कि पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आप जिस तरीके से चाहे जो कानून भी ले आए, जैसा चाहे कर ले, और पब्लिक को ऐसे पुलिस के बल पे आप डरा धमका करके इनको पुलिस को की क्या मजाल है कि हमसे टच कर लेते हैं हमें। आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, मगर फिर भी पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस आई, छात्रों को पीटी। tear gas cylinders and also throwing pelting stones to the students. ज्यादातर मुस्लिम यूनिवर्सिटीज थी। कई छात्र तो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और आंदोलन में शामिल भी नहीं थे, पर तब भी पुलिस ने चुन चुनकर छात्रों को मारा। बीजेपी के स्टूडेंट विंग ABVP ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में घुसकर छात्रों को मारा, मगर किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ तक कि गाली गलौज की, बदतमीजी की, और जब मुझे वहाँ से बचा के कुछ ABVP के लोगों ने जब मुझे लेके गए पेरियार, तो पेरियार में भी कम से कम 100-200 की भीड़ में लोग आके मास्क पहन के डंडे लेके कमरे के अंदर घुसे, और घुस के उन्होंने मेरे और मेरे साथ जितने मेरे साथी थे उनको पीट के बाहर निकाला, और बाहर भी उन्होंने हमें डंडों से पीटा। ये मेरे हाथ में डंडे लगने के कारण फ्रैक्चर हो गया है, पट्टी बन गई है, और अभी हम लोग वापस कैंपस जाएं ना जाएं, बहुत आपकी मोदी और आपकी बीजेपी सरकार से बहुत दूर, जिनको आप लोगों ने दिखाया था। ये बताइए कि अभी कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं भी जाऊंगी, लेकिन ऐसी जगह जाऊंगी इसने ये जो किया है ना इन लोगों ने, यहाँ पे मेरा घर खराब कर दिया। जब आपके घर करेंगे ना ऐसा, तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे क्या? मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, मैं लॉ पढ़ती हूँ यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम होना था मेरा आज, उसकी तरह कुछ नहीं बचा। अब मैं क्या पढ़ूँ घर जाकर? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ छोड़ा है? देख पाते वो लोग आकर अंदर की रात भर में बच्चों को प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए हम सबके साथ क्या किया है। गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए, बॉयज हॉस्टल में घुस गए, बच्चे जान के लिए भाग रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये डेमोक्रेसी है? कहाँ रह रहे हैं हम? मुझे बताइए ना, कौन आंसर करेगा मुझे? रात भर मेरे दोस्त रोए हैं, रात भर हॉस्टल की लड़कियां रोई हैं। मैं अभी यूनिवर्सिटी देखा अपना, मुझसे रहा नहीं गया। मेरी घर के साथ ऐसा किया है। खुद को कैसे बचाया? हम भाग गए वहाँ से, हम वहाँ से अपने सेफ स्पेसेस खोजने लगे, अपने घर वालों के घर पे गए, अपने लोकल गार्जियंस के घर पे गए। मैं यहाँ दिल्ली आई थी कि दिल्ली है सबसे सेफेस्ट जगह होगी शायद स्टूडेंट्स के लिए इस देश में। ये किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। आज आप सुबह आज वापस
जी क्यों आई? वापस हम आए थे हॉस्टल से अपना सामान लेकर वापस घर जाने के लिए। आप घर जा रही हैं? जी मैं घर जा रही हूँ। क्या गलत किया था स्टूडेंट्स ने? प्रोटेस्ट ही कर रहे थे ना। हमें इतनी एजुकेशन मिली है, हमारे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया हमारे एजुकेशन पे, इसलिए तो नहीं कि हम घर पे बैठ के चुपचाप बैठ जाए, उसका कोई उपयोग ही नहीं कर रहे। एजुकेशन क्या सिर्फ मशीन चलाने के लिए मिलती है हम लोगों को? कि इसके लिए भी मिलती है कि मेरे साथ वाले के साथ गलत होगा तो मैं उसके लिए खड़ी रहूंगी। मैं तो मुस्लिम भी नहीं हूँ अंकल, फिर भी मैं डे 1 से फ्रंट लाइन में खड़ी रही हूँ। क्यों? मेरे घर वालों के साथ कर रहे हैं ना ऐसा, इसलिए। तालिबान को वैसे भी शिक्षा से परहेज है, क्योंकि अगर लोग पढ़ लिख लेंगे तो सवाल पूछने लगेंगे, और ये किसी भी अथॉरिटेरियन रेजिम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मगर भारत में 2 घटनाएं ऐसी घटी कि भारत के मीडिया तालिबान और सिस्टम तालिबान का पर्दाफाश हो गया। बॉलीवुड के एक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जो डिप्रेशन से ग्रस्त थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। मीडिया के एक बड़े तबके को ये लगा कि ये मर्डर है, और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने उनको मारा है। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स रोज प्राइम टाइम पर सिर्फ यही डिस्कस कर रहे थे। मैं अपने शब्दों पर संयम रखना चाहता हूं। मैं अपने शब्दों पर संयम रख के बात करना चाहता हूं, नहीं तो ये तक वालों ने जो किया, मैं कह रहा हूं उनको मैं खुली चुनौती आज दे रहा हूं, तक वालों को रोक सको रोक लो, और तक वाले शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, बचा सको तो बचा लो रिया चक्रवर्ती को। कुछ चैनल्स ने तो कसम खा ली थी कि जब तक रिया जेल नहीं जाएगी वो चैन नहीं लेंगे। But you're right, ma'am. Lies catches up. Crores of people are dead today because of our GDP. Crores of people are dead because of the drugs of Sandeep Singh's alleged involvement. Mr. Tehseen Poonawalla, I'm sure there are other channels who would have invited you, and if they haven't, bad luck to you. But if they're discussing the GDP, you would have had an invite from them. You're most welcome to go there. Right now, we are discussing the lies of Riya Chakravarti, and I haven't gagged you. I haven't tied you up. I haven't brought you Zabardasti on the channel on my show News Hour. So why would you want to, at a time when we are discussing and we are debating why Riya Chakravarti keeps running to Santa Cruz police station after every time she is questioned by the CBI? Why does she lie about facts where being truthful is probably far easier, because you have to remember lesser things when you speak about them the next time? Why would Dipesh at 10:51 respond to a message which was sent on 9th of June, in all of this? Would you like to comment on any of these lies that are going on rather than being stuck in your mind with GDP? Because every story, every criticism, every response of yours begins with Narendra Modi, even when the entire debate is about Riya Chakravarti and Sushant Singh Rajput. मीडिया गिद्धों जैसे रिया पर टूट पड़ा। गाड़ी चढ़ा दोगे, गाड़ी आगे बढ़नी नहीं चाहिए। क्यों झूठ बोलते हो? ये बताओ, क्यों झूठ बोलते हो? कितने देर का आ रहा है चक्रवर्ती साहब? ये मुंबई पुलिस प्राइवेट पुलिस है तुम्हारी? क्या किसको बता रहे हैं? मैम क्या नाम है आपका? सीबीआई की दोस्तों, मेरा सवाल, मेरा काम जो है सीबीआई की देखिए
क्या काला जादू कैसा करते थे? बहुत काला जादू करते हैं, क्यों छुप के बैठे हैं? बाहर निकलो ना, बाहर आइए। बाहर निकलो, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, मैं आज तुमको उसी सामने मार दिया। तो अंदर और रिपब्लिक की जो हुई है हाँ मैं करती हूँ। गाड़ी चढ़ा दोगे? गाड़ी आगे बढ़नी नहीं चाहिए। सर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? नहीं जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कौन है? कितने साल से रिया के साथ? कितने साल से यहाँ पे हो? अच्छा कितने साल से यहाँ पे हो ये तो बताओ। ये कितने साल से यहाँ पे? कितने साल से? किसको मोबाइल दो? ये पुलिस को, ये मुंबई पुलिस की धमकी, ये मुंबई पुलिस की धमकी दी जा रही है। मुंबई पुलिस की धमकी, क्या मुंबई पुलिस प्राइवेट पुलिस है तुम्हारी? मुंबई पुलिस की प्राइवेट पुलिस है तुम? नहीं जवाब दो। और आखिरकार रिया जेल गई। न्यूज़ चैनल पर खुशियां मनाई गई, मगर जल्द ही ये साबित हो गया कि रिया निर्दोष है और वो जेल से बाहर आ गई। ना ही किसी न्यूज़ चैनल से माफ़ी मांगी और ना ही सरकार ने इन न्यूज़ चैनल्स पर कोई कार्रवाई की। और सरकार कार्रवाई करे भी क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ चैनल्स लोगों का ध्यान असली मुद्दों जैसे जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स जैसे असली मुद्दों से भटका जो रहे थे। ये सच है भारत के मीडिया तालिबान का। ये बिल्कुल अधिकार नहीं है। हमारा जो ये दिस गोज अगेंस्ट द बेसिक क्रक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा जो जुरिस्प्रूडेंस है बहुत क्लियरली कहता है टिल प्रूविंग गिल्टी वी आर इनोसेंट। और लेकिन हमारा जो मीडिया है वो पहले दिन से तय कर लेता है कि ये आदमी गलती कर रहा है, ये आदमी गलती नहीं कर रहा है, ये आदमी अपराधी नहीं कर रहा है। किसी को सच पता नहीं कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों आत्महत्या की या क्यों उनकी मौत हुई है, लेकिन हर आदमी जंप कर रहा है। और इस जंप के पीछे जो बड़ी तकलीफ दे स्थिति क्या है कि वो एक खास तरीके के नैरेटिव को बढ़ाना चाहते हैं। जो पॉलिटिकल पर्पस है इस पूरे घटनाक्रम को लेके, एक उसका पर्पस क्या है? पर्पस ये कि महाराष्ट्र की पुलिस को, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट, क्योंकि वहां पे जो पिछली बार जो सरकार बनी थी बीजेपी की सरकार नहीं बनी, तो एक खुंदक है और उस खंदक को टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निकाला जा रहा है। दूसरा, बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव है, तो वहां पे जो कोरोना के मुद्दे हैं, जो हेल्थ के इश्यूज हैं, जो बेरोजगारी का मसला है, जो बाढ़ का मसला है, उस पर चर्चा ना हो, आप एक इमोशनल इशू उठा के लोगों के सामने रख देते। और मीडिया इस काम को बहुत ही सक्सेसफुली कर रहा है और इसीलिए सुबह से शाम तक सुशांत सिंह की कवरेज, इतनी एग्जेजरेटेड कवरेज सुशांत सिंह की हो रही है कि उनका कोई पुराना वीडियो आ गया वो भी चल रहा है, उनकी कोई पुरानी क्लिप्स है वो भी चल रही है, उनका कोई पुराना इंटरव्यू है वो भी चल रहा है। क्या ये सब खबरें हैं क्या? ये तो पूछना चाहिए। और आपको ये जो हिंदुस्तान की जुडिशरी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहस हो रही है, आपको उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। एंड अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत ही खतरनाक है। अब आपको एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ, जो है सिस्टम तालिबान की। 4 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 16 साल की लड़की का रेप 4 लड़कों ने मिलकर किया। उस लड़की का गला उसी के दुपट्टे से घोंट दिया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दी गई। जब उस लड़की के घर वाले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए गए तो उन्हें जलील किया गया। जब ये घटना सोशल मीडिया पर फैलने लगी तो पुलिस ने लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया, मगर उसकी मौत हो गई। सोशल मीडिया ने उस लड़की को नाम दिया बेटी, मगर असली तालिबानी खेल यहां से शुरू हुआ। रात 2:30 बजे पुलिस और प्रशासन ने बेटी को उसके घर वालों को बिना बताए जला डाला।
ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे बोलने मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों सर, आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ, वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ, वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं जल रही है या 1 सेकंड, हटिए 1 सेकंड, हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है ये भी पूछ लीजिए। उस छोटे से गांव में हर जगह पुलिस थी। बेटी के घर वालों के मोबाइल छीन लिए गए, उनको मीडिया से बात करने की मनाही कर दी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बेटी के घर वालों को धमकाने लगे। मनोज अधिकारी, हम 2 लोगों की टीम को निकालने के लिए गांव से, देखिए हालात देखिए, गिनते जाइए 1 2 3 5 6 7 8 9 10। क्या वो कैमरा बंद नहीं करेंगे, वो कैमरा बंद नहीं करेंगे। मनोज अधिकारी आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजे कल तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना है, कभी जल्दी बदल जाए कि नहीं। जब बेटी जल गई तो पुलिस के बड़े अफसर ये बताने लगे कि रेप हुआ ही नहीं था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गई और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। सरकार ने कहा कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। फिर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में हाथरस के बहाने जातीय दंगे कराने की साजिश रची गई थी और इसके लिए विदेशी फंडिंग का भी इंतजाम किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हाथरस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फिर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में हाथरस के बहाने जातीय दंगे कराने की साजिश रची गई थी और उसके लिए बाकायदा विदेशी फंडिंग का भी इंतजाम किया गया था। दिल्ली से हाथरस जा रहे एक पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को पुलिस ने एंटी टेरर एक्ट UAPA के तहत गिरफ्तार कर लिया। अब अच्छे पत्रकार भी सिस्टम से डरने लगे, मगर इस बार मेन स्ट्रीम मीडिया ने जोरदार रिपोर्टिंग की। सरकार रिपोर्टर्स के फोन टैप कर रही थी। और जब ये न्यूज चैनल्स को पता चला तो वो भी अपनी ताकत दिखाने पे आ गए। Our reporters on the ground trying to get a story. Your government and your police, Mr. Malviya, is trying to stop journalists from doing their job and from reporting on this story. I want to ask you this question. Why is the UP police and the local administration tapping the phones of journalists? Let's for a moment say that what you're saying is correct, which it isn't, because I heard that clip and she says, can you record a video and can you send it across to us? Whatever you've said to Priyanka Gandhi Vadra in the video that she's put out, can you record something on similar lines? And why is she having to plead with the family to send the victim, to send the video across to us? Because you and your government and your police, Mr. Malviya, is stopping journalists from doing their job. If you have nothing to hide, why does the family need to sneak a video out? Why can't journalists just go in and speak to the family members? And why are the phones of journalists being tapped, Mr. Malviya? पर रिया या बेटी की किसी को चिंता थी? किसी को नहीं, ना सरकार ना मीडिया।
इन दोनों ने इनकी माफी मांगी? नहीं। मांग भी लेते तो दोनों की जिंदगियां नहीं बदल जाती। मेरे देश में सिस्टम ने एक बेटी को मारकर रात के अंधेरे में जला दिया और दूसरी बेटी को मीडिया ने जीते जी मार डाला। मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी है। मैं उन दोनों लड़कियों के घर वालों का दर्द समझ सकती हूँ। यह है असली चेहरा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का। इन घटनाओं ने एक बात उजागर कर दी कि अगर आप पत्रकारिता झाड़ना चाहते हो तो आप मुश्किल में फंस सकते हो, या फिर आप सरकार की कही हुई बात को पत्थर की लकीर समझकर तोते जैसा दोहराना शुरू कर दो। This is one of the busiest highways leading to Delhi. It's been blocked for weeks. Tens of thousands of farmers from the northern states of India have marched to the capital city to protest farming reforms. They've covered at least 5 major highways around the city. The police met them with tear gas and water cannons, but they made it through and have now set up camp in and around Delhi. 6 महीने का राशन ले गए हैं। पीछे घर वालों की हल्लाशेरी बहुत है कि हाँ डटे रहो, मुड़का नहीं हो। हमने अपना धरना शांतिपूर्वक करना, चाहे हमारे 6 महीने लगो, साल लगो, हमने कोई दिक्कत नहीं है। ये कल को हमको भेज देते हैं तो हम कल को चले जाएंगे। हम लंबे प्रोग्राम आप देखो, ट्रालियां पर छतें डाली हुई है। This is all happening because Prime Minister Modi's government has passed new farming laws that will change how the agricultural industry has worked for decades. And in a country of 1.4 billion people, where agricultural workers make up half of the labor force, the repercussions of those laws could be devastating. कि किसानों को इस कानून की ज़रूरत नहीं थी, इस कानून को रद्द किया जाए। और जो हमारी मीटिंगें हुई हमारे नेताओं की उनके साथ, उसमें वो एक बात बोलते हैं, वो छल करते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਜਬ ਆ। ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਲਣਾ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਿੜੀ ਵੀ ਚੈਂ ਚੈਂ ਕਰਦੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने जब इस किसान आंदोलन को समर्थन दिया तब भारत में बवाल हो गया। ग्रेटा ने एक टूलकिट शेयर की जिसके रीट्वीट करने के लिए बेंगलोर की एक एक्टिविस्ट को जेल जाना पड़ा। इस सरकार के राज में जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर कुछ विचित्र तब हुआ जब इतने दिनों से सोए हुए इंडियन सेलिब्रिटीज अचानक ट्वीट करने लग गए। सरकार के प्यारे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, करण जौहर और यहाँ तक कि क्रिकेट के भगवान सचिन ने भी ट्वीट किया, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। यहाँ सचिन का ट्वीट पढ़ना जरूरी है। India's sovereignty cannot be compromised. External forces can be spectators but not participants. Indians know India and should decide for India. Let's remain united as a nation. यहाँ एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, सबके हैशटैग सेम हैं। ये कैसे हो सकता है?
क्योंकि इन्हें ये हैशटैग दिए गए हैं। बीजेपी की एक आईटी सेल है जिसका काम ही ये है। सीधी भाषा में कहे तो बीजेपी आईटी सेल ने लाखों तोते पाल रखे हैं जो एक साथ टेंटे करने लगते हैं। पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने एक किताब लिखी है, आई एम अ ट्रोल, जो बीजेपी आईटी सेल की पोल खोलती है। स्वाति लिखती हैं कि बीजेपी आईटी सेल की लाखों की सेना है। उन सबको एक ही वक्त पर ट्वीट या फेसबुक पोस्ट करने के पैसे मिलते हैं। ये लाखों लोग जब एक साथ ट्वीट करने लगते हैं तो इनके हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं। बीजेपी आईटी सेल का दूसरा काम है सरकार विरोधियों को हैरेस करना। इसके लिए वो आपसे गाली गलौज करेंगे, आपको जान से मारने की धमकी देंगे, आपका रेप करने की धमकी देंगे, कभी आपके बच्चों को रेप करने की धमकी देंगे, जिससे आप डर जाएं और सरकार के खिलाफ ना बोलें। और इससे भी डरावनी बात यह है कि इनमें से बहुत सारे ट्रोल्स को प्रधानमंत्री मोदी फॉलो करते हैं। जुलाई 2015 को मोदी ने 150 लोगों को अपने सरकारी आवास पर बुलाया। बताया ये गया ये सुपर 150 इन्फ्लुएंसर्स हैं, मगर इनमें वो ट्रोल्स भी थे जो लोगों को मारने या रेप करने की धमकी देते हैं। मतलब साफ है, ये ऑनलाइन असैसिन्स हैं जो आप पर तब हमला करेंगे जब आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे। मगर मेरे लिए तो ये तोते ही हैं। इसके अलावा बीजेपी आईटी सेल व्हाट्सएप पर भी बहुत एक्टिव है। व्हाट्सएप पर कोई भी खबर बहुत तेजी से फैलती है। आम लोग व्हाट्सएप पर आई इंफॉर्मेशन को सच मान लेते हैं और यहाँ पर्पस भी है बीजेपी आईटी सेल। इसीलिए ये लोग व्हाट्सएप पर जमकर प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन में फर्क है। जहाँ प्रोपेगेंडा में एजेंडा होता है, वहीं मिस इन्फॉर्मेशन में मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। मगर दोनों का पर्पस एक ही है, आपको सच्चाई से दूर रखना ताकि कोई सवाल न कर सके। कि नरेंद्र मोदी आज उस जगह पर थे जहां से उनकी दहाड़ चीन को जरूर सुनाई दी गई होगी, और सुनाई दी इसके पुख्ता सबूत भी आए। कब और कैसे आए मैं आपको बताऊंगा। जो तस्वीर आज पूरे देश ने देखी वो ऐतिहासिक है। जो सरप्राइज आज चीन को मिला वो भी ऐतिहासिक है, और जो जवाब मोदी विरोधियों को मिला वो भी ऐतिहासिक है। क्योंकि चीन से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सेना के बीच लेह पहुंच जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसी तस्वीर कम देखने को मिलती है, क्योंकि ये सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है कि इस देश का प्रधानमंत्री हर जगह, हर मोर्चे पर, हर परिस्थिति में अपने देश के जवानों के साथ खड़ा है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ खड़ा है। ये 11,000 फीट ऊंचे पहाड़ से नरेंद्र मोदी की वो दहाड़ थी जिसने चीन के होश उड़ा दिए। जबकि वर्ष 2015 के बाद से चीन
अपने सैनिकों की संख्या को लगातार कम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अब 10 लाख से भी कम सैनिक बचे हैं उसकी सेना में। चीन की एक बड़ी कमजोरी है कि वर्ष 1979 से लेकर वर्ष 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, और ये वो इकलौती संतान हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये सख्ती के आदी नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है। इसलिए ये लोग जब सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं, और इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि ये लड़ने से पहले अपने परिवारों के बारे में सोचेंगे, अपनी जान बचाने के बारे में सोचेंगे। दुनिया के ग्लोब पर छाए हुए हैं मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी इजराइल में हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। इजराइल में ही पहली बार किसी देश के नेता ने मोदी को वर्ल्ड लीडर यानी विश्व का नेता के तौर पर संबोधित किया। राजनीतिक अनुभव में मोदी से बहुत ज्यादा अनुभवी इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी को वर्ल्ड लीडर कहकर पुकारा, वो भी ऐसे समय जब दुनिया में सचमुच एक वर्ल्ड लीडर की कमी है। अमेरिका में सत्ता बदलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप वैसी धाक नहीं बना पाए हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति की हुआ करती थी। जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है साथ ही ऑक्सीजन ही छोड़ता है। गाय के दूध में रेडियो विकिरण से रक्षा करने की सर्वाधिक शक्ति होती है। गाय का दूध दिल की बीमारियों से बचाता है। गाय का दूध याददाश्त को बढ़ाता है। गाय के गोबर में हैजे के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति है। गाय के शरीर पर प्रतिदिन 15-20 मिनट हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी एकदम ठीक हो जाती है। क्षय रोगियों को गाय के बाड़े या गौशाला में रखने से गोबर की गंध से क्षय रोग के कीटाणु मर जाते हैं। मगर ये मिस इन्फॉर्मेशन आपकी जान भी ले सकती है। 2017 से आज तक व्हाट्सएप मिस इन्फॉर्मेशन से कम 24 लोगों की लिंचिंग हो चुकी है। 9 people killed in 3 horrific incidents in South Jharkhand. The reason? They were mistaken for child lifters or kidnappers after hoax WhatsApp messages. Rampaging mobs tortured and killed them while the police just looked on. While the administration fails to act, these incidents are a grim reminder of the fact that ordinary citizens are turning savage of the slightest rumor nowadays. देखिए, पहले अगर आपको याद होता था, इलेक्शन के पहले राइट्स होते थे, अभी भी होते हैं इंडिया में, मगर पहले तो और रेगुलर फीचर था। राइट्स का क्या फायदा होता है कि वो सोसाइटी को पोलराइज कर देता है, और एक लोगों में एक इट क्रिएट्स एन एंगर। देन वंस यू आर इन दैट हाइटेंड इमोशन स्टेट, आप उनको कुछ भी फीड कर सकते हो। इंडिया में अभी राइट्स की जरूरत नहीं है। इंडिया में आप व्हाट्सएप पे हर रोज 10 प्रोपेगेंडा भेज सकते हो। तब तो नाजी जर्मनी अगर ओनली रेडियो, राइट? भी देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज। तब टीवी है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। एवरीवेयर वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस। कहते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ हैं। 3 स्तंभ तो तोते बन चुके हैं, बस जुडिशरी से अभी उम्मीद है। इन सारे तोतों के खिलाफ ना सरकार ने आज तक कोई एक्शन लिया है और न लेगी, क्योंकि मोदी का मोटो है कन्वीनियंसेस ओवर प्रायोरिटीज। नरू को आइसक्रीम बहुत पसंद है, पर ये क्या? नरू के घर में तो आग लगी है। अब नरू क्या करेगा? आइसक्रीम खाएगा या आग बुझाएगा? ओह नो! नरू ने तो आइसक्रीम खा ली और उसका घर जल गया। The end. चाहे घर जल जाए, मगर नरू को तो पहले आइसक्रीम ही खाना है।
ये आज का भारत है। 2014 के बाद से भारत सरकार ने वही किया जो उसके लिए कन्वीनियंट था। 2016 में डिमोनेटाइजेशन हो गया, 100 से ज्यादा लोग मर गए, इकोनॉमी डूब गई, मगर मोदी कह रहे थे सब चंगा सी। 3600 करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई। उसके बाद 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। IIM अहमदाबाद के स्टडी के हिसाब से बुलेट ट्रेन को प्रॉफिट में आने के लिए मुंबई से अहमदाबाद रोज 100 ट्रिप्स करनी पड़ेगी, जो मुमकिन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को भी अच्छे से पता था कि ये बुलेट ट्रेन सिर्फ स्टेटस सिंबल है। सुनिए प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने क्या कहा था। हमने कहा हमें भी एक व्यूहात्मक रीते पूरे विश्व के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए कुछ चीजें करनी चाहिए। तो मैंने प्रधानमंत्री के कहा साहब एक छोटा सा काम कर दीजिए, अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चालू करवाइए। उससे क्या मैंने कहा दुनिया को हमारी ताकत का परिचय होगा। ट्रेन से वो को बैठने के लिए आने वाला नहीं है, ये हम भी कुछ कम नहीं है, वो भी करना पड़ता है जी। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री ने जानबूझकर इतना सारा टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट कर दिया। यही पैसा भारतीय रेलवे के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता था। फिर कोरोना आया और प्रधानमंत्री ने PM केयर्स फंड शुरू किया, जो कि एक प्राइवेट फंड है। भारत में पहले से ही प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, मगर PM केयर्स प्राइवेट फंड है, तो उसका ऑडिट CAG नहीं बल्कि प्राइवेट ऑडिटर्स करेंगे। देश की आम जनता और कारपोरेट्स ने PM केयर्स में हजारों करोड़ रुपए डाले, मगर जब उसका हिसाब मांगा गया तो हिसाब देने से मना कर दिया गया। सरकार ने कहा कि प्राइवेट फंड के डिटेल्स देना सरकार के लिए बंधन कारक नहीं है। So in the meantime, several RT applications were filed with the Prime Minister office asking for the details of the PM CARES fund. One such application was also filed by the NDTV asking for the trust deed. At that point of time, PMO rejected all the RT applications, stating that PM CARES is not a public authority, so thereby they cannot divulge any information regarding the PM CARES fund. So even our RT application was rejected. भारत सरकार का काम एकदम पत्थर जैसा पारदर्शी है। हमने पहले ही देखा कि लॉकडाउन के बाद माइग्रेंट वर्कर्स के क्या हालात थे। तो जब देश ने सरकार से आंकड़े पूछे तो सरकार ने डेटा नहीं है बोलकर अपने हाथ झाड़ लिए। माइग्रेंट वर्कर्स की मौत का डेटा नहीं है। जब सरकार को पता ही नहीं मौत का डेटा, तो उन लोगों को मुआवजा देने की जरूरत भी नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर डेटा नहीं, कोविड से मरे हेल्थ वर्कर्स पर डेटा नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट के मर्डर पर डेटा नहीं, जेलों में सड़ रहे पॉलिटिकल प्रिजनर्स पर डेटा नहीं, पैंडेमिक में मरे सफाई कर्मचारियों पर डेटा नहीं, प्लाज्मा बैंक्स पर डेटा नहीं, कोविड से मरे पुलिस कर्मचारियों की संख्या पर डेटा नहीं, लॉकडाउन में हुए पुलिस अत्याचारों पर कोई डेटा नहीं। अरे भाई, तो सरकार के पास कोई डेटा है भी या नहीं? भारत में लोग भूखे थे, बीमार थे, परेशान थे, और भारत सरकार ने 8500 करोड़ खर्चा करके 2 हवाई जहाज खरीदे प्रधानमंत्री के लिए। देखा जाए तो इन प्लेन्स की जरूरत थी ही नहीं, मगर यहीं थम जाए तो मोदी सरकार कैसे? सरकार ने 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग और PM हाउस होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री PM केयर्स में पैसा दान करने के लिए जनता से आग्रह कर रहे थे, और दूसरी तरफ जनता के टैक्स का पैसा खुद के ऐशो आराम के लिए खर्चा कर रहे थे। जब इस प्रोजेक्ट का विरोध होने लगा तो सरकार ने इसको एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में डाल दिया। Before we start, let's go back in history for a moment. Imagine a sprawling Roman Empire, great and glorious. It's the 67th AD and the emperor's name is Lucius Domitius Ahenobarbus. You might be familiar with his other name, a shorter, more memorable one that's used to describe leaders in today's time, Nero, as in a leader who fiddles while things around them are burning, like this or this. But we're getting ahead of our story, so let me go back. As history has it, Nero wanted to rebuild Rome in a more modern and contemporary fashion. His ministers, however, refused to let that happen. But shortly afterwards, a fire broke out. A fire so terrible that it burned down 10 of Rome's 14 districts. And then, when the ashes had barely settled, Nero ordered the construction of a golden palace.
200 acres huge, overlaid with gold and studded with diamonds, a sight to behold. All of this while the rest of his empire was still coping, trying to survive with what little they had left. Now, a little disclaimer. Any resemblance drawn from this historical anecdote to any person living or dead is purely coincidental. In the last few weeks, India has been reeling from the second wave of the coronavirus pandemic. Since the start of April this year, more than 11 million new cases have been detected and 94,000 people have lost their lives in the pandemic. Hospitals running out of beds, oxygen and other medical supplies, crematoriums and graveyards overflowing with the bodies of the dead, and with experts saying that the worst is yet to come, it's clear that India is now the country hardest hit by the coronavirus pandemic anywhere in the world. But in the middle of this unprecedented crisis, there is one essential service that is still continuing. We're not talking about the construction of hospitals or massive oxygen plants or anything to tackle the pandemic. It's the ongoing work at the Central Vista project, which has been deemed an essential service despite the raging pandemic. गरीब तो रोज मरते हैं, मगर अपने आराम में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। दिसंबर 2020 के आसपास हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने ये तक कह डाला कि भारत में पैंडेमिक खत्म होने को है। I would appeal to all of you. You see, I personally feel that COVID, if all of us remain together and if we have the right, I think that the country has the right approach. COVID is already on its way out. The only thing that we need to ensure is that number one, to keep politics out of the war against COVID. 2021 से फिर से कोविड के केसेस बढ़ने लगे, मगर उस समय सरकार और मीडिया का इंटरेस्ट था पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस। प्रधानमंत्री मोदी सोशल डिस्टेंसिंग के ड्रामा को भुलाकर लाखों लोगों के सामने भाषण दे रहे थे और मीडिया मोदी के भाषणों को सर पर रखकर नाच रहा था। उसी समय कोविड की सेकेंड वेव आई। भारत सरकार के पास तैयारी के लिए 4-5 महीने थे, पर सरकार तो इलेक्शंस में बिजी थी। अस्पतालों के बिस्तर खत्म होने लगे, दवाइयां कम पड़ने लगी, लोग बिना ऑक्सीजन के मरने लगे, लाशों के ढेर लग गए। पेशेंट के रिश्तेदार सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन और दवाइयां मांग रहे थे। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कोई रास्ता नहीं सोच रहा, मैं क्या करूँ। सुबह से ना कुछ खाया ना पिया, सिर्फ अस्पतालों में धक्के ही खा रहा हूँ। ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई। लोग अनजान लोगों के लिए भी ऑक्सीजन, दवाइयाँ, खाना, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए मदद कर रहे थे। मैं ये हॉस्पिटल बंद करवाऊंगी, कुत्ते ये सबके वार्ड लगवाऊंगी ना। देखो ये कितना, किसी के हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं है, यहाँ पे इस हॉस्पिटल में सब कितनी बुरी हालत हो रही है, सबको मार डालेंगे हॉस्पिटल वाले। अब आज हमें सुबह इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, करीब 7-7:30 बजे हमें पता चला कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। होल नाइट वी वर वर्किंग एंड टॉकिंग टू दिस पीपल। मॉर्निंग में दे हैड सप्लाइड 500 liters only, and this was suffice for 1 hour. हमने वो ले लिया किसी तरह, हमने फिर से, क्योंकि लो प्रेशर में करके या सिर्फ ऑक्सीजन हमने सिलेंडर चालू कर दिए। आईसीयू पे हमने उस ऑक्सीजन मोड में रखा कि अभी आ जाएगी। उसके खत्म होने के बाद जितने सिलेंडर थे हमारे, सब के सब हमने लगवा दिए, रिफिल करके लगवा दिए। आज रिफिल की भी प्रॉब्लम है, रिफिल नहीं हो रहे 2 बार रिफिल होने के बाद। तो आज ये सिचुएशन है कि देयर इज ए टोटल पैनिक एंड टोटल इमरजेंसी इन द हॉस्पिटल, एंड वी आर नॉट एबल टू सस्टेन, एंड वी आर रिक्वेस्टिंग अवर पेशेंट्स, प्लीज टेक योर पेशेंट्स वेयर एवर देयर इज ए हॉस्पिटल ऑक्सीजन। अब जहां आपको ऑक्सीजन मिलती है वहां पर आप ले जा सकते हैं पेशेंट, क्योंकि लाइफ
मतलब हम लोगों को भी लगता है भाई जो भी एडमिट होता है पेशेंट, किसी का बाप होता है, किसी का भाई होता है, किसी की बहन होती है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड इफ आई लूज समबडी ऑफ माइंड, तो नेचुरली यू फील सरकार का काम आम लोग कर रहे थे। મૃતદેહોની સંખ્યા અમારે ત્યાં આવી રહી છે, તો એના માટે અમારે 24 કલાક અમારી ગેસ ભઠ્ઠીઓને ચલાવવી પડે છે। જનરલી કેવું હોય છે કે મૃતદેહોની સંખ્યા ઓછી હોય તો ઓલ્ટરનેટ અમે કરીએ કે એક ગેસ ભઠ્ઠીમાં એક સાથે ક્રિયા કરાવી હોય તો પછી એને બંધ કરીને બીજીને કરતા હોય તો એને પણ ગેસ ભઠ્ઠીને પણ ચિલિંગનો ટાઈમ મળે। તો આ સિચ્યુએશનમાં ગેસ ભઠ્ઠીને ચિલિંગનો ટાઈમ નથી મળતો, જેથી કરીને અમારી જે ગેસ ભઠ્ઠીની એક્ઝોસ્ટ ચીમનીઓ છે એ કન્ટિન્યુ ગરમ થવાથી પીગળી ગઈ છે। The weak and ill have spilled out onto the pavement outside, and there's no dignity in death here. The final few breaths taken by this man came after his brother had begged for oxygen for him for 6 hours. Some turned up barely able to walk, only to turn around immediately after being told they'd be better off trying elsewhere. Whilst this family brought their mother, but saw her die minutes after reaching what they hoped was help. This hospital is useless, she's shouting. But it's not isolated in its inability to cope right now. Only grief is here in abundance. Distraught relatives found no beds, little oxygen, few staff, and even less hope. I have a message for the government. Please do something and please release some oxygen supply. People need it here. People need beds here. People need meds here. People need wards here. People need injections. People need medicines. And there are deep worries that the figures could be even more alarmingly high, with so many deaths unreported or unlogged. At this plant in the state of Uttar Pradesh, hospital staff are among those queuing up, trying to get supplies of oxygen. The government says it's distributing it to some of the hardest hit areas, using the train and also the plane. The Air Force has been called in to help. Customs duties on imports of medical grade oxygen have been axed to try to boost the availability, but critics say it's too little, too late. Earlier this year, the government thought it had beaten the virus. With cases falling, vaccines were being exported, and the health minister said India was in the end game of the pandemic. But the emergence of new variants, as well as mass gatherings, has completely changed the picture. The US is promising additional support to India to tackle what it's calling an horrific outbreak. With record numbers of new cases and deaths, there will be many tough days ahead. जब भर गया सारा, ये सारा भर गया तो हमने तो पार्किंग होता था, कभी इस पार्किंग का दीवार तोड़ा हमने, तो कमिश्नर साहब को बुलाया एमसीडी के, उनसे परमिशन लिया, उन्होंने बोला ठीक है 24 और बना लो, लेकिन 24 करते करते हम 50 भी पार कर गए उधर। इतना बॉडी आ रहा है जी, लकड़ी खत्म हो गया हमारे शमशान घाट में, टेम्पो मंगाते हैं 300 क्विंटल आता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर 300 क्विंटल आता है, फिर खत्म हो जाता है। बहुत बुरा मंजर है। अगर यही हाल रहा तो 4-5 दिन के बाद सड़क के ऊपर डेड बॉडी जलाने पड़ेगा और कोई जरिया नहीं है जी। जो लोग मर गए उनको मरने के बाद भी शांति नहीं मिली। A large number of corpses on either side of the banks of river Ganga, crows and dogs nibbling at the remains of the dead.
wearing a mask under her nose, local BJP MLA said nothing like this is happening and that bodies washing up is a natural phenomenon. ये कुछ ऐसा कुछ हो थोड़ी रहा है, ये नेचुरल है, लाशें उधर से बह के आई हैं, यहाँ लग गई। कहाँ से आ रही हैं? ये कहाँ से आ रही है, ये कोई विषय नहीं है। Where too, over a dozen bodies were found floating in the Ganga. The only thing India Today's cameras recorded were bodies, from Gamer to Panchmukhi Ghat. When the boat moved from one side of the Ganga to the other, the scenes became more frightening. Dogs and crows were seen eating the remains of the corpses. मगर अब सवाल उठता है कि इन मौतों का डेटा क्या है? But the big story that's breaking this evening, the Narendra Modi government has submitted a written response in the Rajya Sabha claiming no deaths due to the lack of oxygen was specifically reported by states and UTs during the second COVID-19 wave. Centre has further blamed the states for not sharing data, says health is a state subject and states and union territories regularly report the number of cases and deaths to the centre. No deaths due to the lack of oxygen have been specifically reported by the states. सब सहन शक्ति के परे है, मगर अब तक एक बात तो सिद्ध हो गई कि ये सरकार सिर्फ अपनी सरकार बचाने में इंटरेस्टेड है। बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था, मगर सरकार और मोदी की घमंड और नाकारेपन की वजह से हम बचा नहीं सके। लगता है नरेंद्र मोदी खुद को भारत का राजा समझते हैं। अगर सेवक समझते तो अपनी नाकामयाबी पर शर्म के मारे इस्तीफा ना दे देते। मगर आज से भारत पर कोई राज नहीं करेगा। उन्नीस 1937 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए तो उनकी निंदा करने वाला एक लेख कलकत्ता से प्रकाशित मॉडर्न रिव्यू में छपा। चाणक्य नाम के व्यक्ति ने वो लेख लिखा था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि इस तरह नेहरू को बार बार सत्ता देने से नेहरू में घमंड और तानाशाह बनने की प्रवृत्ति जागेगी। दरअसल यह लेख नेहरू ने खुद ही लिखा था, क्योंकि उनका मानना था कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को पूजना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उस लेख के 10 साल बाद नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 12 मंत्री नियुक्त किए, जिनमें से 5 गैर कांग्रेसी थे और 3 तो कांग्रेस के कट्टर विरोधक। नेहरू का मानना था कि विरोध सरकार पर अंकुश रखता है। मगर अब 70 सालों बाद स्थिति एकदम विपरीत है। अभी भारत में लोकतंत्र है ही नहीं। स्वीडन के वीडेम इंस्टीट्यूट के हिसाब से भारत अब इलेक्टोरियल ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी का मतलब है ऐसी सरकार जहां सारी पावर सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में हो, और भारत में वो व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। अब तो हमने सरकार की जगह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चुन ली है। जो देश में सिर्फ इवेंट्स करती है पब्लिसिटी के लिए। मीडिया भी सरकारी एड्स के लिए पब्लिसिटी बहुत करता है। हमने नेता की जगह अभिनेता चुन लिया है, जो अलग अलग कपड़ों में फोटो खिंचवाता रहता है।
उसके और कैमरे के बीच में कोई भी आए ये उसको पसंद नहीं। अब जब अभिनेता बन ही गए हैं तो उनसे कोई देश के बारे में सवाल पूछता नहीं, तो सवाल भी सारे अभिनेता वाले। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? तो ये वाला जनरेशन तो मोबाइल में देखने वाला जनरेशन है, इनकी आधी जिंदगी उसी पे कटती है तमाम चीज़ों को देखकर। तो उनके साथ क्या कनेक्शन है आपका? ये इमोजीज और ऐसी जो तमाम चीज़ें चलती हैं, क्या आप वो सब देखते हैं और उसमें उसके जरिए एक्सप्रेस करते हैं? आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक फकीरी है, आपको सुनाऊं मैं। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? इन महाशय को रोने का बड़ा शौक है। बीच बीच में रोने की एक्टिंग करके अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग भी दिखा देते हैं। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना। मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। नरेंद्र भाई ने कुर्बान की। स्क्रिप्ट में रहना उनको बहुत पसंद है। उनका सब कुछ स्क्रिप्टेड है। जब भी कुछ स्क्रिप्ट के बाहर हो जाता है तो वो झल्ला उठते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माय नेम इज निर्मल कुमार जैन। आपसे बात करने का सौभाग्य मिला, उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। मेरा सवाल यह है कि आप जो कार्य देश बदलने के लिए कर रहे हैं, निःशुल्क अच्छा कदम है, लेकिन मिडिल सेक्शंस ऑफ पीपल्स को लगता है कि आपका गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स इन ऑल मैनर एंड ऑल वेज उनसे कलेक्ट करने में ही लगा है, और बदले में उनको आपसे राहत मिलने में, जैसे आईटी सेक्शन में, लोन प्रोसेसिंग प्रोसीजर में, बैंक ट्रांजैक्शन फीस एंड पेनल्टी में कमी महसूस लगता है। आपसे निवेदन है कि मिडिल क्लास पीपल्स जो आपके पार्टी के जड़ हैं, उनका भी राहत में ध्यान रखा जाए जितना उनसे टैक्स कलेक्शन में ध्यान रखा जाता है। थैंक यू सर। धन्यवाद निर्मल जी। आप व्यापारी आदमी हैं तो व्यापार की बात करेंगे, स्वाभाविक है। हम जनता का ख्याल रखने के पक्ष के हैं और रखेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए, पुडुचेरी को वणक्कम।
प्रेस कॉन्फ्रेंस तो स्क्रिप्टेड हो नहीं सकती, तो इसीलिए उन्होंने 7 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की। झूठ तो इतना बोलते हैं कि अगर ये पिनोकियो होते तो इनकी नाक पक्का 56 इंच की होती। दूसरे देशों में तो मीडिया सरकार प्रमुख को कच्चा चबा जाए, क्योंकि उससे सरकार पर दबाव रहता है। I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question like that. That's not a nasty Please question. go ahead. Why does it matter? Okay, anybody else? Please, go ahead in the back, please. I have two questions. No, it's okay. But We'll you go over pointed here. to me. I have 2 questions, Mr. Next, President. next, please. But you called on me. I did, and you didn't respond, and now I'm calling on Sorry, I just the young lady in the back, please. I just wanted to let my colleague finish. Okay. But can I ask you Ladies and gentlemen, thank you very much. Appreciate it. Please. Mr. President, after 3.5 years, do you regret at all the lying you've done to the American people? All the what? All the lying, all the dishonesties. That who has done? You have done. पर यहाँ तो सब मोदी के मास्टर स्ट्रोक्स हैं। किसी मीडिया हाउस में है हिम्मत मोदी से असली सवाल पूछने की? हिंदी मीडिया में तो वो सरकार के चीयरलीडर बन गए हैं कि सरकार बोले ए और वो सब सरकार बोले बी, सब बी मतलब वो मेगाफोन्स बन गए सरकार के। तो अब इंग्लिश और हिंदी लेगेसी मीडिया ने वो काम फ्री में करना चालू कर दिया। और फ्री में मैं ये बोल रहा हूँ कि वो ओनरशिप सरकार की नहीं है। हालांकि मुझे लगता है काफी हद तक जो रेवेन्यू उन पर जाता है सरकार की मेहरबानी से जाता है, चाहे वो एड्स के थ्रू हो या कुछ और जरिया हो। लेकिन हमारा लेगेसी मीडिया बिल्कुल सरकार के चीयरलीडर बन गए हैं। कोविड की सेकेंड वेव में जब लोग मर रहे थे तो मोदी गायब थे, और जब सेकेंड वेव खत्म हो गई तो टीवी पर रो रहे थे। हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। नाटक से देश नहीं चलता साहब, लोग परेशान हैं, मगर आपको सिर्फ अपने इमेज की चिंता है। भारत सरकार ने कुछ ट्विटर और फेसबुक अकाउंट भी बैन करने के लिए कहा। मेरे और मेरे पति की फेसबुक पोस्ट गायब हो गई, और टीवी मीडिया या तो सरकार की वाहवाही करने में लगा है या तो सरकार को बचाने में। सरकारी एड्स पर चलने वाला मीडिया ऐसे ही आपको सच्चाई से दूर रखेगा, आप तक असली खबर नहीं पहुंचने देगा। ये मीडिया आपको सिर्फ हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, आतंकवाद, इन्हीं सारे मुद्दों में उलझाए रखेगा। क्योंकि अगर आप में सोचने की ताकत आ गई तो आप सवाल पूछने लगेंगे कि मुझे अच्छा खाना क्यों नहीं मिल रहा, मुझे सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज क्यों नहीं मिल रहा, मेरे बच्चों को सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल रही, मुझे रोजगार कब मिलेगा, मेरा टैक्स का पैसा क्यों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जरूरत से ज़्यादा फैसिलिटीज देने में खर्चा हो रहा, पेट्रोल क्यों इतना महंगा है, महंगाई क्यों इतनी बढ़ी है। ऐसे हजारों सवाल आप पूछने लगोगे तो सरकार को जवाब नहीं देना पड़ेगा। बस इसीलिए हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान ने उलझे रही है। और आप क्यों सवाल पूछने लगे? आपको देश से क्या मतलब? वो संस्कृत में कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। मेरे मम्मी पापा भी कुछ अलग नहीं है, वो भी अपने आप को राजा रानी समझते हैं। पूरे दुनिया को बताते हैं ऐसा करो वैसा करो, जिम में जाओ, ये करो वो करो, पतले हो जाओगे। लेकिन अपने आप को देखो, समोसा, कचौरी, पूरा जंक फूड खा रहे हैं और पहले से ही मोटे हैं और मोटे होते जा रहे हैं। पहले दुनिया को बताने से पहले अपने बारे में तो सोचा भी करो।
पेगासस एक इजरायली स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल्स और कंप्यूटर्स को हैक कर सकता है। एक बार आपका फ़ोन हैक हो जाए तो पेगासस आपकी बातचीत सुन सकता है, आपके मैसेजेस पढ़ सकता है, आपके फ़ोन का कैमरा एक्सेस कर सकता है और आपकी जीपीएस लोकेशन भी जान सकता है। जिस इजरायली कंपनी ने इसे बनाया है उसका कहना है कि ये आतंकवादियों को पकड़ने में मदद कर सकता है और सिर्फ सरकार या सरकारी एजेंसीज को लाइसेंस पर दिया जाता है। फ्रांस के फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 50,000 लोगों की एक लिस्ट जारी की जो पेगासस के शिकार हो सकते थे। उनमें से 161 नाम भारतीयों के थे, मगर ये भारतीय ना तो भारत या दुनिया में कहीं मोस्ट वांटेड थे। ये लोग थे पत्रकार, पॉलिटिशियंस और उनके सहयोगी, ब्यूरोक्रेट्स, एक्टिविस्ट, लॉयर्स, एकेडमिशियंस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, बिजनेसमैन। इसका मतलब ये सारे लोग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं? नहीं, ये सारे लोग सरकार की नीतियों के विरोधक हैं। क्या ये सरकार इतनी इनसिक्योर हो गई है कि इसको अपने लोगों पर स्पाईवेयर छोड़ना पड़ रहा है? और इतने बड़े स्कैंडल पर मीडिया ने कितना बवाल किया? आज के इंडियन मीडिया का हाल तो सारा की कहानी अच्छे से समझा सकती है। एक जंगल में शीप का एक झुंड था। उनकी रक्षा करता था एक डॉग। एक वुल्फ उन शीप को खाना चाहता था, पर जब भी वो शिकार करने आता तो डॉग बहुत भौंकता था और वुल्फ डर जाता था। फिर वुल्फ ने डॉग को गिफ्ट दिया और डॉग वुल्फ की तरफ फीट करके बैठ गया। अब वुल्फ आराम से शिकार कर सकता था। The end. मगर आपको क्या? आपने 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहरा के और टैक्स देकर अपनी देशभक्ति साबित कर दी। भारत में 3 क्लास है। एक जो सुपर रिच है, ये पढ़े लिखे और कभी किसी सरकार की बुराई नहीं करते। दूसरे हैं गरीब, जो अनपढ़ है और उनको अपने अधिकार पता ही नहीं, तो सरकार और सरकारी लोगों को अपना तारणहार मानते हैं। और तीसरा सबसे खराब है मिडिल क्लास। ये लोग पढ़े लिखे हैं, अपने अधिकार जानते हैं, अच्छा बुरा भी समझते हैं, पर कभी बोलते नहीं, कभी विरोध नहीं करते, कभी सवाल नहीं पूछते, बस अपने डाइनिंग टेबल पर डिस्कशन करते हैं। क्योंकि ये लोग भूल गए हैं कि डेमोक्रेसी में हम राजा हैं और सरकार को हमने हमारी जरूरत के लिए नियुक्त किया है। तो जब राजा ही बेकार है तो प्रजा भी बेकार ही होगी। ऐसा इसलिए है कि हम सब कॉन्शियसली अभी भी गुलाम हैं, पहले राजाओं के, फिर अंग्रेजों के। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सवाल मत पूछो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। हम सब अंदर से मर चुके हैं, तभी तो गिद्ध हमें नोच रहे हैं। गिद्ध हमेशा मरे हुए जानवर ही खाते हैं। अगर आप अपना हाथ पैर हिलाना शुरू कर दो तो सब गिद्ध भाग जाएंगे। कोई भी ऑथोरिटेरियन रेजिम कभी बहुत समय तक नहीं टिकता, पर जब तक वो खत्म होता है तब तक 1-2 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। हमें हमारे बच्चों को बचाना है। आज देश में अलिखित इमरजेंसी है और अब जुडिशरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। माना कानून की आंख पर पट्टी बंधी है, मगर कानून के बाकी सेंस ऑर्गन्स तो ठीक है ना? तो कानून को चारों तरफ लगी आग की गर्मी महसूस क्यों नहीं हो रही है? मेरे अधिकारों की रक्षा करना कानून की जिम्मेदारी है। आप सरकार से सवाल पूछें या ना पूछें, मैं तो आज पूछूंगी। इसके बाद शायद ट्रोल्स मुझे गंदी गालियां देंगे, मुझे रेप करने की या मारने की धमकी देंगे, मेरे घर वालों को धमकियां आएंगी, शायद मेरी कार को कोई ट्रक टक्कर मार देगा, और इसके लिए आप भी जिम्मेदार होंगे। वो जर्मन पास्टर मार्टिन निमोलर की कविता है ना, जो नाजिस से डर गया था।
तो मोदी जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने डिमोनेटाइजेशन के बाद कहा था मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई बहन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। आपका डिमोनेटाइजेशन तो फेल हो गया, तो सजा के लिए तैयार रहिए। हमने चौराहा भी ढूंढ रखा है और सजा भी सोच रखी है। बस आप कब आएंगे ये बताइए। आप कभी नहीं आएंगे क्योंकि आप डरपोक हैं। कोरोना ने ये सिखाया कि नाजी और तालिबान जैसे वायरसेस दुनिया से कभी नहीं जाएंगे। हमें खुद का बचाव इनसे करना है, वरना फिर एक पैंडेमिक अटल है।